गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग स्पेन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिमेनिंग चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको खनिज लवणों के अवशोषण की क्रिया विधि पर आपसे चर्चा की और आपको बताया खनिज लवणों के अवशोषण की क्रिया विधि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला है निष्क्रिय अवशोषण की विधि और दूसरी विधि है सक्रिय अवशोषण की विधि। हमने आपसे निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया विधि पर आपसे बात की और आपको बताया कि इस विधि के अनुसार, कौन सी विधि के अनुसार? निष्क्रिय अवशोषण की विधि के अनुसार जो खनिज तत्व होते हैं, खनिज तत्व रासायनिक विभव प्रवणता के आधार पर, किसके आधार पर? खनिज तत्व रासायनिक विभव प्रवणता के आधार पर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं और इस दौरान ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। आपको हमने बताया कि निष्क्रिय अवशोषण के समर्थन में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से कुछ सिद्धांतों का अध्ययन हमने आपको कराया था। हमने आपको उन सिद्धांतों के बारे में बताया। एक बार फिर हम उनको रिवाइज कर रहे हैं। पहला है संहति प्रवाह सिद्धांत, मास फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार बताया हमने आपको कि पादपों के अंदर क्या होता है, पादपों की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, या पादपों के जो वायवीय भाग होते हैं, उन वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने पर पत्तियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। अर्थात वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के प्रभाव से, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के प्रभाव से जल के मात्रात्मक प्रवाह के साथ साथ जड़ों के द्वारा खनिज तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है। जड़ों के द्वारा खनिज तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे संहति प्रवाह सिद्धांत कहते हैं। दूसरा सिद्धांत मैंने आपको बताया था आयन विनिमय सिद्धांत, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार जो जड़ की सतह होती है, जड़ की सतह और बाह्य घोल के बीच, मैंने आपको बताया जड़ की सतह और बाह्य घोल के बीच देखिए ये हमारा पादप है, ठीक है, और ये जड़ें हैं, ठीक है। ये जड़ की बाह्य सतह होती है, जड़ की बाह्य सतह, और ये यहाँ पर क्या है, बाह्य घोल होता है, यानी कि मिट्टी के अंदर जो विलयन होता है, ठीक है, खनिज लवण जो जल के अंदर घुले होते हैं वो बाह्य घोल कहलाएगा, ठीक है। तो मूल की जो सतह होती है और बाह्य घोल जो होता है, मूल की सतह और बाह्य घोल के बीच में निश्चित क्या पाए जाते हैं, धन आयन, और कौन से आयन पाए जाते हैं, ऋण आयन पाए जाते हैं, और इन धनायन और ऋणायनों का क्या होता है, विनिमय होता है। मैंने आपको बताया मूल की बाह्य सतह और बाह्य घोल के मध्य धनायन और ऋणायनों के मध्य क्या होता है, विनिमय होता है। और आयनों का विनिमय केवल समान आवेश के आयनों के मध्य होता है, अर्थात धनायन का विनिमय धनायन के साथ होगा, ऋणायन का विनिमय ऋणायन के साथ होगा। इसलिए आयनों का विनिमय केवल समान आवेश के आयनों के मध्य में होता है। और आपको बताया आयन विनिमय के फलस्वरूप अनेक प्रकार के जो धन आयन होते हैं वो जड़ की सतह के द्वारा, अनेक प्रकार के धन आयन होते हैं वो जड़ की सतह द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं या अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिसे हम कौन सा सिद्धांत कहते हैं, आयन विनिमय का सिद्धांत कहते हैं। उसके पश्चात हमने आपको बताया था डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत। डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत 1927 में डॉनन नाम के वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया था? डॉनन नाम के वैज्ञानिक ने डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत दिया।
डॉनन इक्विबेरियम थ्योरी वाज गिवन बाय डॉनन इन 1927। ठीक है, इस सिद्धांत में क्या बताया गया है मैं आपको बता दूं कि पादप कोशिकाओं में कुछ ऐसे आयन होते हैं। देखिए ये पादप कोशिका है, आपको मैंने डायग्राम के जरिए पहले ही बताया था और एक बार फिर आपको बता रहा हूं। ये हम पहले इस पर स्टडी कर चुके हैं। देखिए पादप कोशिका में ये क्या कहलाती है, कोशिका भित्ति कहलाती है, सेल वॉल, और ये क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी इसको क्या है हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पादपों के अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। और पादप कोशिका झिल्ली के अंदर कुछ ऐसे आयन होते हैं, पादप कोशिका झिल्ली के अंदर यहां पर इस अंदर ऐसे आयन होते हैं जो क्या है, कोशिका झिल्ली के बाहर नहीं जाते हैं। पादप कोशिका झिल्ली के अंदर कुछ ऐसे आयन पाए जाते हैं जो कोशिका झिल्ली के कहां नहीं जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। और जो बाहर आयन नहीं जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्थिर आयन कहा जाता है। जिन्हें कौन से आयन कहा जाता है, स्थिर आयन कहा जाता है। कोशिका झिल्ली के अंदर ऐसे आयन जो कोशिका झिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, ऐसे आयनों को कौन से आयन कहा जाता है, स्थिर आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थिर आयन कहा जाता है। जबकि आपको मैं बता दूं ये कोशिका झिल्ली होती है और इस कोशिका झिल्ली के अंदर धनायन और ऋणायन, इस कोशिका झिल्ली के अंदर धनायन भी प्रवेश कर सकते हैं, ऋणायन भी क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। जबकि कोशिका झिल्ली के अंदर धनायन भी प्रवेश कर सकते हैं, ऋणायन दोनों ही प्रवेश करते हैं। सामान्य अवस्था में अगर हम बात करें तो सामान्य अवस्था में जो कोशिका होती है, सामान्य अवस्था में कोशिका के अंदर धनायन और ऋणायन, सामान्य अवस्था में कोशिका के अंदर धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जैसे यहाँ पे 3 धनायन है तो 3 ही क्या होंगे, इसके अंदर ऋणायन होंगे। सामान्य अवस्था में कोशिका झिल्ली के अंदर धनायन और ऋणायनों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। यदि कोशिका झिल्ली के अंदर, ध्यान रखने की बात है, यदि कोशिका झिल्ली के अंदर स्थिर ऋणायन हो, यदि कोशिका झिल्ली के अंदर कौन से आयन हो, स्थिर ऋणायन हो। ठीक है, कौन से ऋणायन हो, स्थिर ऋणायन हो, जो कि कोशिका झिल्ली से क्या नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, जो कि कोशिका झिल्ली से क्या नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते। अब यहां पर ये बाहर नहीं जा सकते तो इनको क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए, इन ऋणायन जब बाहर नहीं जाएंगे तो इस ऋणायन को संतुलित करने के लिए कोशिका जो होती है वो बाहर से क्या ग्रहण करती है, धनायनों को क्या करती है, ग्रहण करती है। कोशिका बाहर से धनायनों को क्या करती है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से क्या है, धनायन कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। अर्थात यहां पर धनायन और ऋणायनों का क्या बन गया है, संतुलन बन गया है। अर्थात बाह्य विलयन में, ये बाह्य विलयन होता है कोशिका के बाहर, बाह्य विलयन में ऋणायन के प्रवेश नहीं करने पर, बाह्य विलयन में ऋणायन के प्रवेश नहीं करने पर उनकी संख्या, ठीक है, ऋणायन की संख्या बाहर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, डॉनन संतुलन कहते हैं, डॉनन बैलेंस कहा जाता है। यह सिद्धांत हो गया डॉनन साम्यावस्था सिद्धांत। देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमने आपको इसलिए रिवाइज कराया है क्योंकि हम ये क्लास काफी दिनों बाद आपकी ले रहे हैं और ये चैप्टर बस थोड़ा सा ही रह गया था और आई एम नॉट फीलिंग वेल सो दैट आई कांट टीच यू। इसलिए आज जो हम नया टॉपिक आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सक्रिय अवशोषण क्या है, सक्रिय अवशोषण कैसे होता है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। सक्रिय अवशोषण के समर्थन में कौन कौन से सिद्धांत हमारे वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए, उन सिद्धांतों के बारे में आपसे हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो है सक्रिय अवशोषण।
क्लास 12th और लेसन नंबर हमारा 8 है, मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, पादपों में लवणों का अवशोषण। और आज का हमारा टॉपिक है सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सक्रिय अवशोषण, देखिए सक्रिय अवशोषण पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए खनिज तत्व सांद्रण प्रवणता या खनिज तत्व, इस सिद्धांत के अनुसार जो खनिज तत्व होते हैं वो सांद्रण प्रवणता या सांद्रता प्रवणता या वैद्युत रासायनिक विभव के विपरीत, वैद्युत रासायनिक विभव के विपरीत क्या करते हैं, गमन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार खनिज तत्व जो होते हैं वो सांद्रण प्रवणता या वैद्युत रासायनिक विभव के क्या करते हैं, विपरीत गति करते हैं। वैद्युत रासायनिक विभव के विपरीत खनिज तत्व क्या करते हैं, गति करते हैं। सक्रिय अवशोषण की क्रिया में, सक्रिय अवशोषण की क्रिया में कोशिका के अंदर उपापचयी क्रियाओं पर क्या करती है, निर्भर करती है। या हम सीधे शब्दों में कहें तो सक्रिय अवशोषण की क्रिया कोशिका के उपापचयी क्रियाओं पर क्या करती है, निर्भर करती है। कोशिका की उपापचयी क्रियाओं पर क्या करती है, निर्भर करती है। आपको बता दें इस क्रिया में ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस क्रिया में ऊर्जा के रूप में एटीपी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको बता दें सक्रिय अवशोषण के समर्थन में निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। उन सिद्धांतों पर हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला सिद्धांत है वैद्युत रासायनिक प्रवणता संकल्पना। वैद्युत रासायनिक प्रवणता संकल्पना। इंग्लिश में इसको अगर बोलना चाहें तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए वैद्युत रासायनिक प्रवणता संकल्पना जो दी गई थी वो सबसे पहले 1968 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पीटर माइकेल। पीटर माइकेल नाम का एक वैज्ञानिक था, पीटर माइकेल। और पीटर माइकेल नामक वैज्ञानिक ने 1968 में वैद्युत रासायनिक प्रवणता संकल्पना का प्रतिपादन किया। वैद्युत रासायनिक प्रवणता संकल्पना का प्रतिपादन पीटर माइकेल ने 1968 में किया। और इस संकल्पना के अनुसार मैं आपको बता दूं, यहां पर क्या होती है, अवरोधक झिल्ली होती है। ये अवरोधक झिल्ली होती है कोशिका के अंदर। क्या है, ये एक अवरोधक झिल्ली होती है। अवरोधक झिल्ली की दो सतह होती है। अवरोधक झिल्ली, ये मैंने लिख दिया यहां पे अवरोधक झिल्ली, अवरोधक झिल्ली, बैरियर मेम्ब्रेन के नाम से इसे जानते हैं। ये अवरोधक झिल्ली है। ये अवरोधक झिल्ली का बाहरी सतह होती है और ये कौन सी सतह है, इसकी आंतरिक सतह होती है। बाहरी सतह होती है और कौन सी सतह होती है, आंतरिक सतह होती है। आपको बता दूं इस अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह और आंतरिक सतह पर, ठीक है, वैद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होती है। वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण, ठीक है, यहां पर बाहरी सतह, अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह और आंतरिक सतह पर वैद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होती है। और उत्पन्न होने के कारण यहां से ऋणायनों का स्थानांतरण होता है। ऋणायन इधर से इधर आ जाते हैं, ऋणायन इधर से इधर आ जाते हैं। तो ऋणायनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अर्थात ऋणायनों का जो स्थानांतरण होता है वो अवरोधक झिल्ली की बाहरी और भीतरी सतह पर उत्पन्न वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण होता है।
यहां पर मैंने आपको बताया कि ऋणायनों का जो स्थानांतरण होता है, बाहर से भीतर हो रहा है, भीतर से कहां हो रहा है, बाहर की ओर हो रहा है। तो अवरोधक झिल्ली के भीतर और बाहर की तरफ ऋणायनों का जो स्थानांतरण होता है वो किसके कारण होता है, वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। और इस क्रिया के दौरान एटीपेज एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस क्रिया के दौरान एटीपेज एंजाइम की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन से एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एटीपेज एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक बार फिर सुन लीजिए, वैद्युत रासायनिक प्रवणता संकल्पना क्या है। पीटर माइकेल नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत रासायनिक प्रवणता संकल्पना दी और इस सिद्धांत के अनुसार अवरोधक झिल्ली की दोनों सतह, अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह और आंतरिक सतह, बाहरी सतह और भीतरी सतह या बाहरी सतह या आंतरिक सतह पर उत्पन्न होने वाले वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण, वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण ऋणायनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अर्थात ऋणायनों का स्थानांतरण अवरोधक झिल्ली के बाहरी और भीतरी सतह पर, अवरोधक झिल्ली के बाहरी और भीतरी सतह पर ऋणायनों का स्थानांतरण वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण होता है। और जहां पर ऋणायनों का जो स्थानांतरण होता है उसमें एटीपेज एंजाइम की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको समझना आ गया होगा वैद्युत रासायनिक प्रवणता संकल्पना क्या है। ठीक है, देखिए अब हम दूसरे सिद्धांत पर आपसे बात करने जा रहे हैं और वो सिद्धांत है हमारा आयन पंप सिद्धांत या साइटोक्रोम पंप संकल्पना। आइए बात करते हैं। वैद्युत रासायनिक प्रवणता समझ में आ गई होगी आपके। मैं आपको फिर भी बता दूं कि अवरोधक झिल्ली के बाहरी सतह और भीतरी सतह पर वैद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होती है और वैद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होने के कारण ये ऋणायन होते हैं वो क्या है, बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ इनका क्या होता रहता है, स्थानांतरण होता रहता है। और इसमें महत्वपूर्ण, इन ऋणायनों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, एटीपेज एंजाइम की होती है। दैट्स क्लियर। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयन विनिमय सिद्धांत। वे सिद्धांत देखिए, नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा नॉट आयन विनिमय, आयन पंप सिद्धांत। आयन पंप सिद्धांत या दूसरा सिद्धांत है हमारा साइटोक्रोम पंप सिद्धांत। साइटोक्रोम पंप सिद्धांत, साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट पर हम बात करते हैं या आयन पंप कॉन्सेप्ट पर, आयन पंप कॉन्सेप्ट या साइटोक्रोम पंप थ्योरी पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइटोक्रोम पंप थ्योरी। देखिए, आयन पंप सिद्धांत या साइटोक्रोम पंप सिद्धांत आपको मैं बता दूं, लुंडेगार्ड और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्स्ट्रॉम। 1933 के अंदर, 1933 में दो वैज्ञानिक हुए थे, एक का नाम था लुंडेगार्थ नामक वैज्ञानिक और दूसरे का नाम है बार्सट्रॉम नाम का वैज्ञानिक और लुंडेगार्थ नामक वैज्ञानिक ने आयन पंप सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। या लुंडेगार्थ और बार्सट्रॉम नामक वैज्ञानिक ने साइटोक्रोम पंप सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया है मैं आपको बता दूं कि पादपों के अंदर श्वसन की क्रिया होती है और उनमें श्वसन की क्रिया का सीधा जो संबंध होता है, उनमें श्वसन की क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, पादपों द्वारा अवशोषित ऋणायनों से होता है। कि पादपों के द्वारा कितना ऋणायनों का अवशोषण किया गया है, ये पादपों की श्वसन दर का सीधा संबंध किससे होता है, पादपों द्वारा अवशोषित ऋणायनों से होता है। देखिए एक बार फिर लिख रहा हूं मैं यहां पे, पादपों की श्वसन दर, पादपों की श्वसन दर का सीधा संबंध किससे होता है, पादपों द्वारा अवशोषित
पादपों द्वारा अवशोषित किस पर होता है? ऋणायन। पादपों द्वारा अवशोषित ऋणायनों से होता है। पादपों के द्वारा पादपों की श्वसन दर का सीधा संबंध पादपों द्वारा अवशोषित ऋणायनों से होता है। अब किस प्रकार से होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये क्या है, पादपों के अंदर अवरोधक झिल्ली होती है। ये कौन सी सतह है? बाहरी सतह होती है। और ये कौन सी सतह है? आंतरिक सतह होती है, या भीतरी सतह होती है, या अंदर वाली सतह होती है। और ये झिल्ली कौन सी हो गई? अवरोधक झिल्ली हो गई। कौन सी झिल्ली हो गई? अवरोधक झिल्ली हो गई। बात समझना ध्यान से। तो यहां पर क्या है कि ऋणायनों का प्रवाह होगा। बाहरी सतह से ऋणायन किधर प्रवेश करेंगे? आंतरिक सतह के अंदर जाएंगे। किसको पार करके? अवरोधक झिल्ली को पार करके जाएंगे। तो ये ऋणायन क्या है? वहां पर आपने देखा कि अभी मैंने वैद्युत रासायनिक प्रवणता सिद्धांत पढ़ाया था, वैद्युत रासायनिक प्रवणता संकल्पना पढ़ाई, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऋणायन जो होते हैं वो बाहरी सतह से आंतरिक सतह के अंदर किस तरीके से पहुंचते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऋणायन जो होते हैं वो बाहरी सतह से आंतरिक सतह में किस कारण से पहुंचते हैं? मैंने आपको बताया कि वहां पर क्या है? वैद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होता है। अवरोधक झिल्ली की दोनों सतहों पर वैद्युत रासायनिक विभव उत्पन्न होने के कारण ऋणायन जो होता है वो बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर और आंतरिक सतह से बाहरी सतह की ओर स्थानांतरित हो जाता है। परंतु आयन पंप सिद्धांत या साइटोक्रोम पंप सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि अवरोधक झिल्ली की जो बाहरी सतह होती है और आंतरिक सतह होती है, बाहरी सतह से ऋणायन जो होते हैं वो आंतरिक सतह के अंदर किस तरीके से पहुंचते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बाहरी सतह से ऋणायन जो होते हैं वो साइटोक्रोम के द्वारा, इसके कारण साइटोक्रोम के द्वारा आंतरिक सतह के अंदर क्या होते हैं? पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? आंतरिक सतह के अंदर पहुंचते हैं। यहां पर किसके द्वारा पहुंचते हैं? साइटोक्रोम के द्वारा। बाहरी सतह से ऋणायन साइटोक्रोम के द्वारा अवरोधक झिल्ली को पार करके आंतरिक सतह के अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। और इसी तरीके से अगर मैं धनायन की बात करूं तो धनायन जो होते हैं वो बाहरी सतह से अवरोधक झिल्ली को पार करके, धनायन जो होते हैं ये बाहरी सतह पर है, अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह पर क्या है? बाहरी सतह पर क्या है? धनायन है। और ये धनायन अवरोधक सतह की बाहरी झिल्ली से कहां जा रहे हैं? आंतरिक सतह की ओर अगर जाएंगे तो किसके द्वारा जाएंगे? निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा जाते हैं। ठीक है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह पर स्थित धनायन का स्थानांतरण निष्क्रिय प्रवाह द्वारा, ठीक है, बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर होता है। अर्थात इस तरीके से आयनों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है? आयनों का स्थानांतरण होता है। अर्थात हम सीधे शब्दों में अगर कहें इसी बात को कि साइटोक्रोम जो होता है वो ऋण आयनों को, साइटोक्रोम जो होता है वो ऋण आयनों को अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह से, अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह से, ठीक है, आंतरिक सतह की ओर स्थानांतरित करते हैं। साइटोक्रोम ऋणायनों को अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह से आंतरिक सतह के अंदर क्या है? आंतरिक सतह की ओर स्थानांतरित करते हैं। तथा धनायनों को, ठीक है, धनायन यहां इस तरीके से बोलता है कि अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह पर धनायन, अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह पर धनायनों को निष्क्रिय प्रवाह द्वारा बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर, यानी कि आंतरिक सतह की ओर स्थानांतरित किया जाता है। या अवरोधक झिल्ली की बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर निष्क्रिय प्रवाह द्वारा क्या है? धनायनों का प्रवाह होता है, धनायनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इसको अगर हम चार्ट के जरिए आपको अगर दिखाना चाहें तो किस तरीके से आपको बताएंगे? देखिए, लुंडेगार्थ और बर्स्ट्रॉम नाम के वैज्ञानिक ने क्या बताया? ये बाह्य सतह है, ठीक है, और ये क्या है? हमारी अवरोधक झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है? अवरोधक झिल्ली है।
और ये हमने लिख दिया आपको आंतरिक सतह है, आंतरिक सतह है। अब बाह्य सतह पर ऋणायन स्थित हैं, तो इन ऋणायनों का स्थानांतरण अवरोधक झिल्ली में जाएंगे, तो किसके माध्यम से जाएंगे? पहले साइटोक्रोम के माध्यम से। ये ऋणायन जो होंगे ये अवरोधक झिल्ली को पार करके आंतरिक सतह के अंदर क्या कर जाएंगे? प्रवेश कर जाएंगे। इसी तरीके से बाह्य सतह पर जो धनायन होंगे, इन धनायनों का प्रवाह निष्क्रिय प्रवाह द्वारा, किसके द्वारा? निष्क्रिय प्रवाह द्वारा। ये धनायन निष्क्रिय प्रवाह द्वारा अवरोधक झिल्ली को पार करके किसमें चले जाते हैं? आंतरिक सतह पर चले जाते हैं या आंतरिक सतह पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसे हम साइटोक्रोम पंप सिद्धांत या उसे आयन पंप सिद्धांत कहा जाता है। देखिए हमारा एक सिद्धांत शेष रहेगा इस चैप्टर के अंदर, और वो है वाहक संकल्पना सिद्धांत, जिसको हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।